समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का वह वादा 24 घंटे भी नहीं टिका जो उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन में किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने सोमवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म को धोखा बता डाला है। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल बन जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार सोमवार को हो गया। इस कैबिनेट विस्तार में कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली। एमपी कैबिनेट में शपथ लेने वालों में ज्यादातर नए चेहरे शामिल हैं। कई बड़े नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। इन नेताओं में से कुछ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी थे तो कुछ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी थी। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बता दिया, जिसके बाद विवाद तेज हो गया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष उनके वो नहीं बने, उनके सहयोगी बने। तो मैं समझती हूँ जब सरकार के पास समय था, जब इनको हटाना चाहिए था ब्रजभूषण जी को, तब सरकार ने हटाया नहीं। और मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत और जनता में एक मैसेज देने के तहत, पॉजिटिव मैसेज देने के तहत ये कार्य किया गया है कि जहाँ उनके सहयोगी को संघ का अध्यक्ष बनाया गया है और फिर तुरंत उन्हें हटाया गया है। एक दिन पहले ब्राह्मण महासमाज की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम बार खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के प्रति कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया, उन्हें रोका भी है कि समाज के प्रति इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। क्या देरी नहीं हुई? शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। 142 सांसदों का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो भारत का लोकतंत्र है। और एक साथ जहाँ मुझे भी हटाया गया, सस्पेंड किया गया है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे ना केवल हिंदुस्तान में, ना केवल हमारे भारत में, बल्कि पूरे विश्व में इस बात का उल्लेख हुआ है। और हमेशा, और यह जो घटना है इतिहास के पन्नों में यह जड़ दी गई है और हमेशा ऐसे याद किया जाएगा कि एक डेमोक्रेसी ऐसी थी, एक लोकतंत्र ऐसा था जहां एक सरकार ने 142 सांसदों को सस्पेंड किया है। मैडम, सांसद का नाम इनमें खासकर मंदिर ट्रस्ट को ये पत्र लिखा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रण न दिया। क्या पार्टियों में जो भी हमारे आराध्य हैं उनको बांट दिया गया? क्या मैं समझती हूँ इनकी मानसिकता को दर्शाता है इस तरह की टिप्पणी देना। और जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है।
और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। मैडम, महंगाई की बात करते हैं। आज देश की स्थिति 16% बेरोजगारी और 13% गरीबी रेखा के नीचे, इस पर कोई बात नहीं करता। आज बच्चे अगर जन्मता है तो 1 लाख रुपया उसका कर्ज होता है, और आने वाला जो समय है 205 लाख। लगातार देश की जो हालत बनी हुई है उसमें अलग अलग तरह के एंगल दिए जा रहे हैं, जिससे कि जो देश के जो लोग हैं, जो जनता है, उनका ध्यान भटकाया जाए। लेकिन आज भी जो हमारी समस्याएं हैं वो है बेरोजगारी है, गरीबी है, जहां लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70% हिंदुस्तान में लोग पौष्टिक आहार नहीं पा रहे हैं, पा रहे हैं। इसी के साथ जहां सरकार एक तरफ 5 किलो आटा तो दे रही है, लेकिन वहीं यह सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। और यही मनरेगा से जो रोजगार मिलता था गांव-गांव में भी, वो उसमें भी लगभग 50% की गिरावट हुई है। तो मैं समझती हूँ सरकार कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विफल साबित हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के सम्मान से किया जा रहा है, ईडी का सम्मान। बिहार के डिप्टी सीएम, हमने देखा है पिछले 5 साल के कार्यकाल में लगातार ईडी का प्रयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का प्रयोग हो रहा है, सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है। नवादा जिले के नारोमोरार गांव के वीर बलिदानी चंदन कुमार का पार्थिव शरीर सोमवार देर रात सैन्य सम्मान के साथ नवादा होते हुए पैतृक गांव पहुंचा। शहीद चंदन कुमार के अंतिम दर्शन को पूरा शहर हाथों में तिरंगा लिए सड़क पर उमड़ पड़ा। राष्ट्रीय भक्ति का ज्वार फूट पड़ा था। इस दौरान लोगों के आतंकियों के विरुद्ध आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। युवाओं ने शहीद के सम्मान में वीर चंदन अमर रहे, भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा चंदन तेरा नाम रहेगा के नारे भी लगाए। INDIA गठबंधन से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर बीजेपी की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया है। साथ ही पीएम मोदी समेत बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है। हमारे पास पीएम पद के लिए कई उम्मीदवार हैं, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो। इंडिया गठबंधन के पास कई चेहरे हैं, उनमें कोई भी पीएम बन जाएगा। वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाई। वीर बाल दिवस सिख धर्म के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है। इतना युवा तो भारत अपनी आजादी की लड़ाई के समय भी नहीं था। जब उस युवा शक्ति ने देश को आजादी दिलाई, तो ये विशाल युवा शक्ति देश को जिस ऊंचाई पर ले जा सकती है वो कल्पना से भी परे है। भारत वो देश है जहां नचिकेता जैसा बालक ज्ञान की खोज के लिए धरती आसमान एक कर देता है। भारत वो देश है जहां इतनी कम आयु का अभिमन्यु कठोर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। भारत वो देश है जहां बालक ध्रुव ऐसी कठोर तपस्या करता है कि आज भी किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भारत वो देश है जहां बालक चंद्रगुप्त कम आयु में ही एक साम्राज्य का नेतृत्व। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज एक बार फिर कहा कि उनकी अब पहलवानी से किसी भी गतिविधि में कोई भागीदारी नहीं है, लिहाजा उन्हें अब इस मुद्दे पर कोई भी नई जानकारी नहीं है। क्या है, अब मेरी रेसलिंग के किसी भी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। सर भविष्य में बिल्कुल आप रेसलिंग से कोई जुड़ाव नहीं। 12 साल हमने जो भी अच्छा या बुरा था काम किया,
अब मैं इस विवाद से हट गया हूं। नई फेडरेशन बन गई है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये नई फेडरेशन का काम है। मैं पूर्णतः रेसलिंग से अलग हूं। सर, संजय सिंह जी के साथ आपकी फोटो आई थी इस पूरे इलेक्शन के बाद फूल माला से लदा हुआ, तो बताया जा रहा है कि ये भी एक वजह है इस फेडरेशन को भंग करने की कि उनसे आपकी करीबी थी और वो आपके खास थे। देखिए, फेसबुक पर चले जाइए, हमारे कितने फॉलोअर हैं, और संजय सिंह रेसलिंग से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। यूपी के अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चरम पर हैं। देश दुनिया के प्रमुख लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बड़ा बयान दिया है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के द्वारा आने के लिए निमंत्रण मिला था प्राण प्रतिष्ठा में, क्या आपकी पार्टी जा रही है इसमें? नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी। हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे, हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, और इसमें पूरी तौर पर एक पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक अनुष्ठान का, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। कोरोना का कोहराम अभी खत्म नहीं हुआ है। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 ने दुनिया भर में एक बार फिर लोगों की नींद उड़ा दी है। वहीं देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मिलने का सिलसिला जारी है। रविवार तक इस वेरिएंट के 63 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले गोवा में पाए गए। गोवा में 34 मामले दर्ज किए गए। वहीं महाराष्ट्र में 9, कर्नाटक में 8, केरल में 6, तमिलनाडु में 4 और तेलंगाना में 2 मामले सामने आए हैं। उत्तर भारत में सुबह की शुरुआत सर्द हवाओं, घना कोहरा और ठिठुरन से हो रही है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के कारण पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में ठंडक बरकरार है। हरियाणा, पंजाब और बिहार समेत कई राज्यों पर घने कोहरे का सितम जारी है। दिल्ली में कई दिनों से हल्की ठंड हवा चलने के कारण न्यूनतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है।